ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। स्वामी न्यूज अजमेर के फेसबुक और यूट्यूब में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि आज हमारा सोमवार का स्पेशल सेशन है। 284वां एपिसोड यह, केवल 16 एपिसोड बाकी रह गया 300 पर पहुंचने में। आज हम जानेंगे गर्भावस्था के जितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जितने कष्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं महिलाओं को, उनको कैसे दूर किया जाए बिना पिल्स लिए, बिना दवाई को लिए, प्राकृतिक चिकित्सा से, योग चिकित्सा से कैसे इसको दूर किया जाए, वो थोड़ा सा आज हम जान लेते हैं। गर्भावस्था में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। बार बार जी मिचलाना होता है, बार बार एंजाइटी, घबराहट की स्थिति बनती है, बार बार उल्टी आने का मन होता है और असुरक्षा का भाव होता है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि रात्रि में आपको तांबे के पात्र में जल को भर करके रखें और सुबह उसको दूसरे किसी बर्तन में डाल करके गर्म कर लें, गुनगुना कर लें, और गुनगुना करने के बाद उसको आप पी जाएं। और यदि उसको आप तांबे के पात्र में ही पिए बिना गुनगुना किए तो भी चलेगा, और यदि दूसरे किसी पात्र में डाल करके फिर गुनगुना करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें नींबू डाल लें तो नींबू डाल करके लें, और नींबू के साथ थोड़ा सा यदि शहद भी डाल लें तो निश्चित रूप से आपके लिए ये जल इतना अच्छा उपयोगी हो जाएगा कि आपके कब्ज के लिए बड़ा कारगर होगा। कब्ज के लिए अगर कारगर होगा तो यह जल वास्तव में आपके, क्योंकि गर्भावस्था के काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस तो इसीलिए होते हैं कि माताओं को कब्ज हो जाता है, और जब कब्ज नहीं होगा तो आपके साथ समस्या ये रहेगी नहीं कि बहुत सारे छोटे काफी सारे कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएंगे। ये समस्याएं काफी सारी टल जाएंगी। तो पहला तो आपको ये करना है कि तांबे के पात्र में रखे हुए जल को निकालना है जो रात भर रखा हुआ था, और उसको निकाल कर सुबह उसको दूसरे बर्तन में डालें, स्टील आदि किसी में भी, और उसको थोड़ा सा गुनगुना करें या किसी बर्तन में गुनगुना करके फिर स्टील में डाल लेंगे। फिर उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें और उसको घूंट घूंट करके पी जाए। पहला काम हमने यह किया। और उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, शौच यानी कि फ्रेश होकर के जब वापस आए तो फ्रेश होने के बाद 10 से 15 मिनट तक लगातार आपको रीढ़ की हड्डी का स्नान कराना है। कोई भी, जैसे ये मग्गा है, इस मग्गे में पानी भर लिया जब आप नहा रहे हैं, अथवा बिना नहाने के पहले भी, मतलब शौच के ठीक बाद, नहा भले 2 घंटे बाद रहे, लेकिन शौच के ठीक बाद में आपको बाथरूम में जाकर के रीढ़ की हड्डी पर ऐसे स्नान कराना है। इस डिब्बे को या मग्गे को लेकर के पूरी एक धार बना करके अपने मेरुदंड का स्नान कराएं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 10 मिनट तक अगर करेंगे तो निश्चित रूप से पूरा नर्वस सिस्टम इतना अच्छा, स्ट्रांग और हेल्दी हो जाएगा कि कॉम्प्लिकेशंस जितने भी हैं गर्भावस्था के सारे दूर हो जाएंगे। तीसरा जो हम कर रहे हैं वो करते हैं, पूरे शरीर की हम अपने हाथों से, हथेलियों से या फिर तौलिए से रगड़ रगड़ करके इसको पूरे शरीर को यूं, ये तो रुमाल मेरे हाथ में, ऐसे तौलिए से रगड़ रगड़ करके मालिश करें। सूखी मालिश करनी है, सूखी मालिश। नहाने के समय हम करते हैं वो अलग है, आपको अपने हथेलियों से ऐसी सूखी मालिश जरूर करनी है, और पूरे शरीर की करनी है, भुजाओं की, पीठ की, कंधों की, जंघाओं की, पेट की, कमर की, सबकी करनी है। तो ये तीसरा काम हो गया। हमारा पहला काम था जो हमारा तांबे का जल हमने लिया, दूसरा जो काम था वो था मेरुदंड का स्नान, तीसरा था सूखी मालिश। इस सूखी मालिश को भी नियमित रूप से करें। ब्लड का सर्कुलेशन यानी कि रक्त का संचार ठीक ठाक जब होने लगता है तो ठीक प्रकार से व्यक्ति के अंदर के बहुत सारे असंतुलन ठीक होने लगते हैं। अगला अभ्यास, अगला हम जो काम करें वो प्राकृतिक चिकित्सा में क्या है, नाश्ता कौन सा लेना चाहिए। तो नाश्ता लेने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि नाश्ते में आपको सबसे पहले तो 20 से 40 ग्राम रात की भिगोई हुई किशमिश, रात को आप किशमिश भिगो के रखें, 20 से 40 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम तक इस किशमिश को आपको चबा चबा के खाना चाहिए। यदि आपको थोड़ा सा हरापन लिए हुए किशमिश मिल जाती है तो उस किशमिश को आप चबा चबा करके खाएं।
2 से 4 संतरे खाएं। ऑरेंजेस को आपको लेना चाहिए 2, 1, 2, 3, 4 इस तरह की चीज। और उसके अलावा गाय का यदि दूध मिल जाए ताजा निकला हुआ, तो ताजा धारोष्ण दूध के लिए कहा गया है शास्त्र में। तो धारोष्ण दूध का मतलब होता है जैसे गाय के थन से निकलता है वो उष्ण, थोड़ा सा गर्मी लिए हुए होता है, हल्का सा गुनगुना जैसा होता है, उसको लेवें। और नहीं ले सकते हैं तो गाय का दूध कहीं से व्यवस्था हो जाए तो गाय का दूध ही लेवें, डेयरी आदि का दूध नहीं लेना चाहिए, ये प्रयास करना है। और भैंस का तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। फिर खाने में क्या खाएं, दोपहर का भोजन है तो हरी सब्जियों का सेवन जरूर करें। आयरन की बहुत आवश्यकता होती है गर्भावस्था में, तो हरी सब्जियां और विटामिन्स की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए कुछ B12 आदि की कमी भी होती है, कईयों को हीमोग्लोबिन की भी कमी होती है। तो भोजन में आपको खाना है एक हरी सब्जियां, एक गाजर, एक टमाटर, उसके अलावा खीरा, फिर पालक, इन सब का सलाद लेना चाहिए। जैसे पालक की सब्जी उबली हुई ले सकते हैं, पालक की वैसे ले सकते हैं, लेकिन खीरे का, टमाटर का, गाजर का और उसके अलावा इन सब का सलाद ले लें और हरी सब्जियों का नियमित रूप से सेवन करें। तो आपको गर्भावस्था के, प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस को झेलना नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा तो आपके लिए कम कष्ट होगा, धीरे धीरे इसको निकाल ले जाएंगे, कितना ही कष्ट वाला समय हो। अंकुरित अन्न को जरूर लेना चाहिए, मूंग हुआ, मोठ हुआ और चना भी हम ले सकते हैं, लेकिन चना पचने में चूंकि भारी होता है, लेकिन इसलिए हम मूंग और मोठ तो आसानी से ले सकते हैं। अंकुरित सारी चीजें हो जाती है, सोयाबीन से लेकर सब कुछ, लेकिन और भी हमें विशेष रूप से जो आसानी से पचने वाला होता है, तो आधी मुट्ठी, आपकी मुट्ठी में जितना भी अंकुरित अन्न आ सकता है उसका आधा लेना, उसको चबा चबा के खा लेना। यदि अंकुर फूटने के बाद आप खाते हैं बिना गर्म किए, बिना पानी में बॉयल किए, तो इनका पूरा लाभ होता है। यह अंकुरित अन्न को खाने से बहुत सारे विटामिन, पोषक तत्व, काफी सारी चीजें मिलती है, खनिज लवण भी मिलते हैं, खनिज तत्व भी मिलते हैं। तो ये सब आपको करना है दोपहर के भोजन में। पके हुए भोजन को कच्चे भोजन के साथ नहीं लेना, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। पका भोजन का मतलब रोटी सब्जी, और कच्चा भोजन का मतलब जिसको हम कहते हैं अपक्वाहार, कच्चा भोजन का मतलब सलाद, अंकुरित अन्न, ये सब आपको भोजन के साथ नहीं लेना, भोजन से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में लेना चाहिए। और आगे और देखते हैं, इस भोजन के बाद आपको आराम करना है, थोड़ी देर आराम करना है, थोड़ी देर आराम जरूर करें, लेकिन एकदम से भोजन करके आपको कोई दूसरे परिश्रम का काम नहीं करना। 1 घंटा कम से कम आपको आराम करना चाहिए। जितने भी गर्भिणी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, अथवा और भी स्थितियां जितनी भी बनती हैं, बड़ी आयु में भी गर्भावस्था में आ जाते हैं, तो उन सबको 1 घंटा आराम जरूर करना चाहिए। अनाज, अंकुरित अनाज के अलावा मट्ठा, छाछ, दही, जैसे दही के बाद छाछ बनने की जो स्थिति होती है, उसके बीच की जो अवस्था होती है वह मट्ठा कहलाती है। उस मट्ठे का भी सेवन गर्भावस्था में करना चाहिए। तो यह आपको दोपहर का भोजन बताया। अब करते हैं शाम के भोजन की बात। तो शाम के भोजन में भी आपको, या फिर भोजन से पहले आपको क्या करना चाहिए। जैसे शाम का भोजन आप 7 बजे ले रहे हैं, तो 7 बजे शाम का भोजन जब ले रहे हैं तो आपको घंटा 1.5 घंटा पहले कुछ चीजों का सेवन करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए, 5 ग्राम सौंफ ले सकते हैं। जो सौंफ आप सब्जियों में डालते हैं उस सौंफ की बात कर रहे हैं, तो 5 ग्राम तो सौंफ ले लें। या फिर अगर सौंफ नहीं ले रहे हैं, या फिर क्या करना, 40 ग्राम हरा या सूखा धनिया, अगर ताजा ताजा धनिया, क्या पुदीना, यदि ताजा ताजा पुदीना मिल जाता है आपको तो ठीक है, नहीं तो सुखाया हुआ पुदीना काम करेगा। वो कितना, 40 ग्राम, या तो 5 ग्राम सौंफ या 40 ग्राम पुदीना, सूखा हुआ अथवा ताजा, इनको लेकर के इनको पीस लिया जाए। और नींबू, अगर हम हैं, हमारे पास नींबू है, तो थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा शहद, इनको मिला करके पी लेना चाहिए। फिर बता रहा हूं, 5 ग्राम सौंफ या फिर 40 ग्राम पुदीना, सूखा हो चाहे ताजा हो, इनको लेकर के इसमें नींबू और इसमें थोड़ा सा शहद, थोड़ा नींबू थोड़ा शहद, 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच नींबू, इनको मिला करके और पी लेना चाहिए। और
पीस लिया जाए पुदीने को तो ठीक है, तब जाकर के ये पूरा एक लिक्विड बनेगा। ये सब प्रकार की घबराहटों से आपको बचाएगा, सब प्रकार की घबराहट से। किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन आपको गर्भावस्था में परेशान नहीं करेगा। आपको कोई भी अंग्रेजी दवाइयां लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये गर्भावस्था के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए बहुत बढ़िया उपाय है। ये हर महीने वाला कर सकता है, कर सकती हैं बहनें, पहला महीने में हो चाहे दूसरे महीने में हो चाहे 9वें महीने तक, ये सारी चीजें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। कब्ज होने से आपको बचना चाहिए। कब्ज होने से बचें, रात्रि के भोजन में क्या करें? रात्रि के भोजन में चोकर सहित रोटी, आटे की रोटी बनाएं। चोकर का मतलब होता है जो आटा छानते हैं उसमें मोटा मोटा सा पदार्थ कुछ लोग अलग कर देते हैं, इसको मैदे की तरह से बना करके पतली पतली रोटी बना के खाते हैं। चोकर सहित रोटी बनाएं, भले पतली बनाएं, चपाती बनाएं, लेकिन चोकर सहित हो, मोटा अन्न हो या फिर मोटा आटा हो। जब मोटा आटा होता है तो वो हमारे को कब्ज नहीं होने देता, क्योंकि उसमें फाइबर पूरा होता है। फाइबर जब होगा तो कब्ज नहीं होगा, कब्ज नहीं होगा तो आपको गर्भावस्था के कॉम्प्लिकेशन से डरने घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा रात्रि को आपको उबली हुई सब्जियों को लेना चाहिए, बल्कि पका करके लोग लेते हैं, अभी आपको उबली हुई सब्जियां लेनी चाहिए। थोड़ा सा हल्का फुल्का मसाला डाल सकते हैं इसमें, लेकिन उबाल करके लेने। तली हुई चीजों का सेवन करने से थोड़ा बचें। राजसिक आहार करने से बचेंगे, निश्चित रूप से आपका संतान पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपकी संतान पर। हरी सब्जियों को जरूर लेना चाहिए, जो उबली हुई हो उनको लेवें, और ना ले सकें तो बहुत सारा नहीं पकाना है सब्जी को। बहुत पकाएंगे तो भी उसके काफी सारे गुणधर्म समाप्त से हो जाते हैं। उसके अलावा आपको सलाद भी लेना चाहिए रात्रि काल में, तो सलाद लेकर के आपको ये रात्रि का भोजन पूरा हो जाता है। फिर बोल रहा हूँ, रात्रि को चोकर सहित आटे की रोटी यानी कि चपाती बनानी चाहिए, खानी चाहिए, उबली हुई हरी सब्जी और सलाद ये रात्रि के भोजन में लेना चाहिए। एक समय में एक ही खाद्य पदार्थ लेना चाहिए। जैसे आप एक समय में भोजन कर रहे हैं तो एक समय में एक ही खाद्य पदार्थ, जैसे रोटी ले रहे हैं तो रोटी ही, चावल साथ में नहीं होने चाहिए, या चावल ले रहे हैं तो चावल ही, साथ में रोटी नहीं होनी चाहिए। एक समय में एक ही भोज्य पदार्थ, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है ताकि पाचन तंत्र पर कम से कम दबाव, कम से कम जोर पड़े। ये एक ही खाद्य पदार्थ का विशेषता होती है। फिर उसके अतिरिक्त ज्यादा भोजन ना करें। ज्यादा भोजन जो करता है उसके भी गर्भावस्था में बड़े कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। और क्या करें, ये देखो बाजार में एनीमा पॉट मिल जाता है। मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाता हूँ, थोड़ा सा और दूर से दिखा देता हूँ। देखिए ये बाजार में एक एनीमा पॉट मिलता है, आपको 50 कॉम्प्लिकेशन से बचा के रखेगा, कब्ज से बचा के रखेगा। ये एनीमा पॉट है। इस एनीमा पॉट का प्रयोग कर सकते हैं, करना चाहिए। ये एनीमा पॉट है, इसका प्रयोग जरूर कीजिए। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन सबको करना चाहिए। पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक लगातार इसका एनीमा पॉट का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करना चाहिए, ये देखो इसमें टांगने का है। ये ऊपर टांग लिया जाए, इसमें पानी भर लिया जाए, गुनगुना पानी, और गुनगुने पानी को में नींबू को निचोड़ लिया जाए, अथवा नीम के पत्तों को जो उबाल करके पानी तैयार होता है वह छान करके निचोड़ दिया जाए, या फिर नींबू को निचोड़ दिया जाए पानी में और उसको छान करके इसमें डाल दिया जाए। फिर इसको, ये है करीब 1.5 लीटर का, है ना, 1500 ml लिखा हुआ है। 1 लीटर आप पानी भर सकते हैं इसमें, 1.25 लीटर भर सकते हैं, 1.5 लीटर भर सकते हैं। भर करके इसको ऊपर की तरफ टांग देना, जैसे ये दीवार है यहाँ टांग दिया, और इसमें से एक ये पाइप निकलता है पूरा, और इस पाइप को जब देखते हैं ना आप, इसमें एक नल लगा हुआ है, ये इसको नल कहते हैं। ये नल है, ये नल ऊपर नीचे आराम से हो जाता है, ये देखो ये हो जाता है। और इसमें एक नोजल लगा हुआ है। ये बाजार में किसी भी मेडिकल की दुकान पर आप बोलेंगे तो वो आपको मंगा के दे देंगे, ये आसानी से मिलने वाली चीजें हैं। यहाँ बड़ा अस्पताल है उसके पास में जो मेडिकल के आइटम्स रखता है उसके पास मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ये इसमें नल होता है, ये इसको लॉक करता है, ये लॉक करते ही ये पाइप दब जाता है। अब देखो इसका प्रयोग कैसे करना है। इसमें पानी भर करके आपको यूं रखना है, ऊपर लगा के रखेंगे, नीचे लेट जाना है पीठ के बल लेट करके दोनों पैरों को थोड़ा सा मोड़ करके, और इसको आपके गुदा द्वार में, मलेंद्रिय में प्रवेश कराना है, यानी कि एनस पार्ट में एंटर कराना है। जैसे ही आपने इसको एनस पार्ट में एंटर कराया, इससे पहले आपको ये लॉक लगा के रखना है ताकि पानी रुका रहे, पानी बहना नहीं चाहिए। तो जैसे ही आपने इसको एंटर कराया तो फिर आपको इस नल को खोल देना है। ये नल जैसे ही आप ये खोलेंगे ना,
तो इसमें से पानी की सप्लाई होना शुरू हो जाएगी। ये आपके बड़ी आंत में प्रवेश करेगी रेक्टम से, एनस से। जैसे ये अंदर जाएगी तो इसको अंदर जाने दीजिए। लगभग 1 लीटर पानी इसमें से समाप्त हो जाए या आधा लीटर भी हो जाए, धीरे धीरे अंदर प्रवेश करेगा। और प्रवेश करते 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 जब ये 1 लीटर के करीब प्रवेश कर जाएगा, या जितनी भी आपकी क्षमता सामर्थ्य हो उतना उतना, फिर उसके बाद आकर के आप वापस इस नल को हाथ में ही रखिए, फिर इसको नल को यूं यूं टिक करके बंद कर दीजिए। पानी रुक जाएगा। उसके बाद इस नोजल को आपके एनस से बाहर निकाल लीजिए। ये जैसे ही ये होगा उसके बाद आप खड़े होकर के थोड़ा 1-2 कदम चलिए, 10-15 कदम चलिए। उसके बाद आप जाकर के टॉयलेट में बैठ जाइए। ठीक ढंग से आपका पेट तो क्लियर होगा ही, लेकिन बहुत सारे टॉक्सिन्स जो विजातीय द्रव्य हैं जो आपको कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रहे हैं, जिसको कहते हैं गर्भावस्था में, वह कॉम्प्लिकेशन दूर हो जाएंगे। निश्चित रूप से आप इन बातों का ध्यान रखें और अपने गर्भावस्था के सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करें। और यह प्राकृतिक चिकित्सा थी। गर्भावस्था पर हमने एक दिन 2 कार्यक्रम बनाए थे, उसमें आसन थे, प्राणायाम थे, और यह तीसरा कार्यक्रम है जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा है। ये पूरा कार्यक्रम 5 बातों पर टिका हुआ है, 5 एपिसोड्स के रूप में है हमारा। तो 2 एपिसोड्स अभी आगे और आएंगे। तो हम कल प्रयास करेंगे, कल या परसों, गर्भावस्था में कौन कौन से प्राणायाम और ध्यान किस तरह से करना चाहिए। ध्यान की भी थोड़ी विधि अलग होती है गर्भावस्था के दौरान करने की, तो ये जानेंगे। निश्चित रूप से आप सबके लिए यह कार्यक्रम बहुत लाभकारी और उपयोगी होना चाहिए, होगा। ये आपको मैंने पूरा डाइट चार्ट बता दिया आज। डाइट चार्ट में सुबह नाश्ते में, नाश्ते से पहले, दोपहर भोजन में, रात्रि के भोजन से पहले और रात्रि का भोजन, ये पांचों में क्या करना है और कैसे कैसे एनिमा लेना है, क्यों लेना है, और कौन से लिक्विड पीने हैं, ये सब मैंने बता दिया। ये सब निरापद चीजें हैं, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा और योग से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसमें मैंने आपको कोई दवाई नहीं बताई और कोई दूसरी चीज नहीं बताई। ये सभी जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, बिना किसी चिंता के, बिना किसी भय के और बिना किसी हानि की चिंता किए कर सकती हैं आसानी से। इनका कोई नुकसान नहीं है, कम फायदा होगा लेकिन होगा जरूर किसी किसी को। बाकी तो तुरंत फायदा होता है, स्पीड से होता है, बहुत सारा होता है। ये कुछ चीजें निरापद है, इसीलिए इनका प्रयोग बिना किसी कष्ट के, बिना कोई चिंता के, तनाव के कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम को इतना ही रखते हैं। मैं समझता हूँ आप सबके लिए बड़ा बहुप्रतीक्षित विषय था यह, गर्भावस्था के लिए प्राकृतिक चिकित्सा का और डाइट चार्ट का। तो मैंने इसको आज पूरा रखा है आपके सामने। आगे किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइएगा, नहीं तो शेष जितनी बातें हैं उनको चौथे और 5वें भाग में 1-2 दिनों में बता देंगे, जिससे कि अच्छे ढंग से काफी सारी चीजें आपको पता लग जाए। तो आप बिना दवाइयों के अपनी गर्भावस्था को माताएं बहनें संभाल सकती हैं बिना किसी कष्ट के। तो ध्यान और प्राणायाम का शेष भाग बताएंगे। आज के सत्र को यहीं पूरा करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। एक बात और निवेदन कर दूं, काफी सारे हमारे दर्शक ये भी सोचते हैं कि क्या डॉक्टर के पास जाकर के आराम से दवाई लेकर के बढ़िया हो सकते हैं, ये क्यों इतनी सारी नाटकबाजी करनी, इतनी नौटंकी क्यों करनी, इतनी सारी प्राकृतिक चिकित्सा, इतना योग करने की आवश्यकता क्या है। वो इसलिए है कि गर्भावस्था में जो भी व्यक्ति एलोपैथिक की अंग्रेजी दवाइयां जो लेते हैं, माताएं जो भी लेती हैं, उनके गर्भ पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। दवाइयां गर्म होती हैं, दवाइयां केमिकल से युक्त होती हैं, तो निश्चित रूप से उनके गर्भावस्था में बहुत सारी, कुछ तो आराम मिलता ही है लेकिन बहुत सारा नुकसान भी होने की संभावना बनी रहती है। गर्भपात भी हो जाता है कई सारे महिलाओं का, क्योंकि गर्म दवाइयों का सेवन करती है, गर्म चीजों का सेवन करती है। और उसके अलावा अबॉर्शन भी हो जाता है। उसके अलावा जिसको कहते हैं ना, बच्चे के अंदर बीमारियां पनपने का बड़ा जो है संभावना बढ़ जाती है। बच्चों को गर्भावस्था में यदि माताएं अंग्रेजी दवाइयों का अधिक सेवन करेंगी या थोड़ा बहुत भी सेवन करेंगी तो उनके बच्चे
काफी सारों के अपंग पैदा होते हैं, काफी सारों के दृष्टिहीन, काफी सारों के कुछ ना कुछ कहीं से अंग भंग, अथवा बाकी सब सही पैदा हो रहे हैं तो डायबिटीज हो जाती है उनको 3-3, 5-5 साल में, 10-10 साल में डायबिटीज, कईयों को 10 साल में, आजकल तो 3-3, 5-5 साल में डायबिटीज बच्चों को हो जाती है। तो फिर वो ज्यादा ठीक है कि ये 9 महीनों में आप ध्यान रखेंगे, वो ज्यादा ठीक है। तो निर्णय आपका है, इसीलिए अंग्रेजी चिकित्सा का तो आपातकाल में ही सेवन करें। एलोपैथिक के सेवन के लिए आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना सा कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीज में आपको एलोपैथिक की दवाइयां लेने के लिए मजबूर होने की आवश्यकता नहीं है। आपको छोटी छोटी चीजें तो ऐसे ही ठीक कर सकते हैं। आपको योग, नेचुरोपैथी, प्राणायाम, ये सब कुछ आपको इस कार्यक्रम में बता रहे हैं। 284 दिन और 30 कार्यक्रम पहले भी हुए। आप सोचिए कितने सारे, मतलब लगभग 300 से भी ज्यादा कार्यक्रम तो आपको हम स्वामी न्यूज पर दे चुके हैं। तो गर्भावस्था पर यह आज तीसरा कार्यक्रम था, और चौथा और पांचवा फिर बनेगा, तो उसमें और भी बचे हुए आपके प्रश्न को लेंगे। काफी सारे लोगों के प्रश्नों को मैंने इसमें समावेश किया है, तो उनके उत्तरों को, उनके समाधानों को बताया। तो मैं इसीलिए आप सबको यही निवेदन कर रहा हूँ कि गर्भावस्था में कभी भी माताएं बहनें अंग्रेजी दवाइयों के सेवन पर निर्भर ना रहें, नेचुरोपैथी को अपनाएं, योग को अपनाएं, प्राणायाम को अपनाएं, और घरेलू चिकित्साएं, छोटे छोटे प्रयोग, सौंफ के, पुदीने के, ये जो बताए, इनका प्रयोग करके स्वस्थ हो जाए। निश्चित रूप से ये कारगर है और इंजेक्शन की तरह से काम करते हैं, स्पीड से काम करते हैं। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत, करें योग, रहें निरोग। ओम शांति।